नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात करेंगे बांग्लादेश में पाक आर्मी की एंट्री, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी की। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार को वर्बल नोट भेजने के बाद अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। ये ट्रेनिंग फरवरी में होगी और खास बात यह है कि 53 साल बाद पाक फौजी ढाका पहुंचेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में करारी हार के 53 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी और पाक आर्मी के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के नेतृत्व में यह स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देगी। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि आखिर 53 साल बाद बांग्लादेश को पाकिस्तानी आर्मी की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा, हाल में जो कुछ भारत बांग्लादेश के बीच चल रहा है, क्या उसके पुराने संबंधों में खटास लाएगा। भारत के लिए यह कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हरकतों से बाज नहीं आ रही है। यूनुस सरकार हर बार ऐसी चाल चल रही है जिसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बाद अब पाकिस्तानी आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बुलाना बांग्लादेश के किस मंसूबे को दिखाता है। इसके पहले भी बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों में ढील कर दी थी। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सुरक्षा मंजूरी खत्म होने से बांग्लादेशी धरती पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट्स की पहुंच भी आसान हो गई है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट मानते हैं कि ये घटनाक्रम बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तालमेल का संकेत दे रहा है। इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर दिख सकता है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान की ISI के माध्यम से अमेरिका के डीप स्टेट द्वारा किया गया था। पिछले प्रधानमंत्री द्वारा कैद किए गए आतंकवादियों को न केवल आजाद घूमते बल्कि सत्तारूढ़ मशीनरी में शामिल होते हुए देखना आश्चर्य की बात नहीं है। अगर सब कुछ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और पाकिस्तान की योजनाओं के मुताबिक होता है तो बहुत जल्द बांग्लादेश व्यवहारिक रूप से पहले की तरह पूर्वी पाकिस्तान बन जाएगा। बांग्लादेश में अब कट्टरपंथी एक्टिव होने लगे हैं। बांग्लादेश के अंबरखाना में पाकिस्तान गठबंधन जमात तत्वों के एकजुट होने की खबरें हैं। यहां से कथित तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है। उधर भारत में असम मेघालय सीमा पर बढ़ती गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश प्रशासन में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। हिंदू और आवामी लीग समर्थित अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है ताकि जमात से जुड़े अधिकारियों के लिए जगह बनाई जा सके। नई सत्ता के तहत बांग्लादेश प्रशासन में हो रहे वैचारिक बदलाव ने सेक्युलर और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को भी खतरे में डाल दिया है। इन सब गतिविधियों में एक सबसे बड़ा सवाल ये उभरा कि भारत के लिए क्यों बढ़ रही है चिंता। एक्सपर्ट की माने तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तालमेल भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती बनता दिख रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रावधानों में ढील ने भारत के लिए दोहरा खतरा पैदा कर दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से असम में आंतरिक अशांति पैदा करने के उद्देश्य से घुसपैठ और कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए हॉटस्पॉट बन सकते हैं। पाक आर्मी की पहले चरण की ट्रेनिंग मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड ATDC मुख्यालय में होगी। ट्रेनिंग का पहला चरण 1 साल तक चलेगा। इसके बाद पाक आर्मी बांग्लादेश आर्मी की सभी 10 कमांड में भी ट्रेनिंग लेगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से गोला बारूद की 2 खेप मंगाई है। सितंबर से दिसंबर के बीच बांग्लादेश ने 40,000 राउंड एम्यूनिशन मंगवाए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना है। 2000 राउंड टैग एम्यूनिशन और 40 टन RDX भी मंगवाया है। बांग्लादेश की नौसेना अगले साल फरवरी में पाकिस्तान के साथ कराची पोर्ट पर नौसैनिक युद्धाभ्यास करेगी। बांग्लादेश 15 साल बाद इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। शेख हसीना के पूरे कार्यकाल में बांग्लादेश ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। 2022 में शेख हसीना ने पाकिस्तान के युद्धपोत तैमूर को चटगांव में रुकने की परमिशन तक नहीं दी थी। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती करीबी से भारत के 80 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक पर खतरा बढ़ सकता है। ये कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। बांग्लादेश की जियोपॉलिटिकल लोकेशन काफी अहम है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भूटान का डोकलाम भी है। इस पर चीन कब्जा चाहता है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार और अब पाक सेना की एंट्री के बाद चीन के लिए अनुकूल हालात हैं। इस पूरे मामले में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अमेरिका की बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को चिताया है। सोमवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने यूनुस से फोन पर बात की। सुलिवन ने कहा, अगर नागरिक के मानवाधिकारों की रक्षा करना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसके लिए ठोस कदम उठाएं। इस पर यूनुस ने भी अमेरिका को मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के साथ पाकिस्तान के साथ बढ़ते तालमेल को क्या समझा जाए और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत पर निर्भर रहे हैं, उनकी इस हिमाकत के पीछे की साजिश क्या हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में पाक आर्मी की एंट्री क्या भारत के लिए खतरे की घंटी? बड़ा सवाल जैसा तो है। देखिए, क्यों है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, क्या स्थितियां परिस्थितियां हुई 5 अगस्त का वो दिन जब शेख हसीना को जाना पड़ा, और उसके बाद अभी हाल ही में देख लीजिए, हम कल ही चर्चा में थे, प्रत्यर्पण के लिए एक वर्बल नोट भेजती है सरकार पर सवाल उठते हैं। देखिए, अंतरिम तो है ही, उसके लिए तो कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि सरकार वैध नहीं है, जो कुछ भी है। यूनुस इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि अभी हाल ही में प्रत्यर्पण का वर्बल नोट जा रहा था, अब अचानक से एक बात आ जाती है कि पाक आर्मी को बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग होगी, फरवरी से शुरू होगी। पहले चरण की जो ट्रेनिंग है वो 1 साल तक होनी है। यहां तक भी चलिए ठीक है, लेकिन गोला बारूद भी मंगाया जा रहा है, RDX मंगाया जा रहा है। करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? क्या वाकई बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान की राह पर है? ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो स्थितियां परिस्थितियां इस वक्त हैं, जो हालात हैं और जो सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं, वो तो कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाते हैं। इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? भारत के लिए क्या कहीं ना कहीं ये खतरा हो सकता है? ये एक बड़े सवाल जैसा है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत। चर्चा में जुड़ने के लिए कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी। JS सोढ़ी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं सौरभ दुबे। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पाकिस्तानी पत्रकार असद चौधरी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं। असद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले असद जी मैं आपसे करूंगी, क्योंकि आप बहुत कम समय के लिए जुड़े हैं, मुझे ऐसी अपडेट थी, तो मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूं, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बांग्लादेश की जमीन पर उतरने वाली है, एक लंबा वक्त हो गया है। क्या मैं जान सकती हूं, क्या आप मुझे बता पाएंगे उस क्लियरिटी के साथ कि उनको इतनी आवश्यकता आपकी आज 53 इयर्स बाद क्यों पड़ रही है? और आप लोग तमाम चीजें उनको दे भी रहे हैं। मतलब हर बार की तुलना में देखा जाए तो 2-2, 3-3 गुना गोला बारूद, RDX, क्या मायने इसके मैं समझूं? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो मैंने ऐसी कोई खबर अभी तक देखी नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी फौज वहां पे जा रही है या पाकिस्तान गोला बारूद दे रहा है। एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं कि ये खबर, ये रिपोर्ट, ये जो आपने सुनाई, ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो मेरा सादा सा सवाल है कि इसमें आखिर गलत क्या है? क्या भारत की जो फौज है वो किसी दूसरे मुल्क की आर्मी को ट्रेनिंग नहीं देती? क्या भारतीय जो फौज है वो रॉयल मिलिट्री कॉलेज जाके ट्रेनिंग नहीं लेती? एक दूसरे मुल्क की फौज को ट्रेनिंग देना ये साबित करता है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसकी जो तरबियत का मेयार है, उसकी ट्रेनिंग का जो मेयार है, उसको बहुत सारे ममालिक इनकरेज करते हैं और सीखना चाहते हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की फौज से। मैं भी रिपोर्ट जब सुन रहा था तो उसमें बताया गया कि ISI की पहुंच जो है वो आसान हो जाएगी। तो मैं मेरे लिए हैरान कुन था कि शायद भारत में ज्यादातर लोग ISI को जानते नहीं हैं कि उसकी जो पहुंच है वो कभी भी उसके लिए कहीं भी पहुंचना जो है वो मुश्किल नहीं रहा है, हमेशा से आसान ही रहा है। बांग्लादेश की जो बात है तो बांग्लादेश हमारा हिस्सा रहा है, हमारे भाई हैं। उनको गोला बारूद चाहिए होगा, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए होगी, या उनको
पाकिस्तान से कुछ भी चाहिए होगा, पाकिस्तान उसके लिए हाजिर होगा, हमेशा हाजिर होगा। ठीक है असद जी, अब मैं एक बात आपकी क्लियर करती हूँ। आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई चर्चा है, और यदि हो भी तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या भारत कभी नहीं होता या भारत नहीं जाता। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब शेख हसीना वहाँ थी तब तक तो ये सारी चीजें नहीं हो रही थी, ऐसी कोई एक्टिविटीज या इस तरह की चीजों में कभी कोई ऐसी चीज नहीं दिखी या देखने में नहीं आई कि ये सारी चीजें करना हो रहा हो, या वो कभी ऐसा करने देती थी। आखिरकार ये तमाम चीजें हो गई, अगस्त में ये होता है, सितंबर से दिसंबर के बीच में इन्विटेशन चला जाता है, बुलाया जा रहा है पाक आर्मी को, तो क्या, और तालमेल भी बहुत अच्छे हैं, संबंध भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई संबंध खराब है। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। बात सिर्फ मेरा आरोप पाकिस्तान पर लगाने का नहीं है, प्लीज मेरे सवाल को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन हमें क्लियरिटी तो चाहिए। जो कुछ भी हुआ बांग्लादेश में, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, उसके बाद तमाम चीजें आती हैं। अभी हाल ही में मुझे लगता है कल की हमारी चर्चा थी, एक वर्बल नोट जा रहा है उनके प्रत्यर्पण को लेकर। कल हमारे साथ पाकिस्तान से एक और जर्नलिस्ट जुड़े थे, उन्होंने तो बिल्कुल दावा किया कि पीएम मोदी हसीना को रिलीज करेंगे ही नहीं। आप देख लीजिए राखी जी, क्यों? और आज फिर हम एक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, हम तमाम चीजों को मंगवा रहे हैं। एक जनरल मीटिंग होना और किसी को ट्रेनिंग देने जाना, और इन हालातों में ये एक 53 इयर्स बाद यही समय मिला था ये सारी चीजें करने के लिए। मेरा पॉइंट ये है, मैं आपको पॉइंट बड़ी सादगी से, बड़े आसान अल्फाज में समझा देता हूं। आज लकीली जब हम बात कर रहे हैं तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनका यौम पैदाइश भी है, और लकीली मुझे ये बात करने का मौका आज मिल गया आपके साथ। भारत की कठपुतली हसीना वाजिद की हुकूमत जब से वहां से गई है तो दुनिया भर में जमहूरियत का, जाली जमहूरियत का जो दावेदार भारत है, अब उसकी परेशानी अया होकर रह गई हुई है। शेख हसीना के जाने के वजह बनने वाले जो लोग हैं वो बांग्लादेश की अवाम है, बांग्लादेश के नौजवान हैं, और जाहिर है तकलीफ बनती है, क्योंकि जब अब्दुल हई कानू जो है उसको जूतों के हार पहनाए जाएंगे, वही सारा कुछ, वो आपको याद होगा 71 में मुक्ति बाहिनी भी याद होगी, सारी चीजें आप लोगों को याद होंगी। अब अगर बांग्लादेश जो है वो भारत से डिमांड कर रहा है कि शेख हसीना को वापस किया जाए, अगर वहां के जो सरबराह मोहम्मद यूनुस हैं, उनके एडवाइजर महफूज आलम जो हैं, वो कहते हैं कि हमें आपकी तीन रियासतें भारत की चाहिए, उनको चाहिए, उनका साथ पाकिस्तान की बात है, हमारे वो भाई हैं, उनको पाकिस्तान से कुछ भी मदद चाहिए होगी, कभी भी चाहिए होगी, पाकिस्तान उसके लिए हाजिर है। शेख हसीना वहां से जा चुकी हैं, वो जो मुक्ति बाहिनी ने किया था, वो जो भारत की कठपुतली सरकार वहां पे मौजूद थी, वो जा चुकी है बांग्लादेश में। जाहिर है अबूरी सेटअप ही सही, लेकिन जो वहां की अवाम है, जो जमहूर है, जाहिर है उसकी जो राय है वो सबसे बढ़कर देखी जा रही है। असद जी सॉरी टू से यू, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भारत की कठपुतली सरकार बोलेंगे, यदि भारत की कठपुतली सरकार होती तो यहां नहीं आती, यहां आ नहीं पाती। भारत की सरकार पे यदि हम बात करें, और भारत की कठपुतली सरकार यदि वो वाकई होती तो यहां नहीं होती, वो बांग्लादेश में ही होती। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। और आप पता नहीं बांग्लादेश की कठपुतली सरकार उनको, शेख हसीना को क्यों कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही। क्योंकि बांग्लादेश की अवाम ने बता दिया, सड़कों पे निकल के जो कुछ भी वहां पे होता रहा, और जिस किस्म की भारत की सपोर्ट थी शेख हसीना को, वो जब अब निकली है, शेख हसीना जो है वो फ्लाई करके भारत ही पहुंची हैं, अपने देश में वापस पहुंची हैं, अपने पिताजी के देश में वापस पहुंची हैं। बांग्लादेश की अवाम, वो याद होगा जब 47 में पाकिस्तान और बांग्लादेश, ज़ाहिर तब तो पाकिस्तान का वो हिस्सा था, आजाद हुए तो वो दो कौमी नजरिया बांग्लादेश की अवाम नहीं भूली हैं। शेख हसीना ने जो जबर किया, जिस तरीके से वहां पे हुकूमत चलाई, जहां जिस तरीके से अपने मुखालिफिन जो हैं उनकी आवाजों को दबाया, जेलों में डाला, जो सलूक बांग्लादेश की अवाम के साथ किया वो सारी दुनिया ने देखा है। ठीक है, बांग्लादेश की अवाम के साथ जो कुछ भी हुआ, वहां जो भी हुआ उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार है। चलिए एक पल मैं मान भी लेती हूं, लेकिन उनके यहां आ जाने के बाद में बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, जो यूनुस के आने के बाद हुआ, क्या उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए तो आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, या पाकिस्तान को कोई ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। बताइए, क्या वहां जो हुआ वो सही था? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शेख हसीना तो यहां आ गई। देखें, बांग्लादेश की मिलिट्री को ट्रेनिंग देने में और किसी टेररिस्ट ग्रुप को ट्रेनिंग देने में बहुत फर्क है। आपको याद होगा अजीत डोवल साहब, उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको फंडिंग करेंगे। हमने देखा कुलभूषण यादव जैसे लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पकड़े गए, हमारे इदारों ने बड़ी कामयाबी के साथ उनको यहां गर्दन से आके दबोचा। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भारत की जो फंडिंग है वो दुनिया के सामने अया है।
जहां तक किसी भी मुल्क की मिलिट्री की बात है, उसको ट्रेनिंग देने की बात है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया में एक मकाम रखती है। दुनिया की नंबर 1 फौज है, मुझे कहने में कोई बात नहीं है। तो अगर वो बांग्लादेशियों को, अपने मुसलमान भाइयों को, जो हमारे साथ रहे हैं, हमारा हिस्सा रहे हैं, हमारे शरीर का हिस्सा रहे हैं, वहां की फौज को ट्रेनिंग देने में भारत को मिर्चें क्यों लग रही हैं? मैं तो नहीं, किस चीज पे भारत को ट्रेनिंग देने की मिर्ची नहीं लग रही है और ना भारत को मिर्ची लग रही है। मिर्ची इस बात की लगी जिस पर मैंने सवाल उठाया असद जी। मैंने पहले ही कहा था, सॉरी टू से यू, आप बहुत सम्मानीय मेरे लिए, लेकिन कठपुतली सरकार मत भूलिए, क्योंकि फिर यदि ये बात है तो कठपुतली सरकार होती तो शेख हसीना यहां नहीं होती, इतनी तो ताकत होती है। दूसरी चीज, हाँ, इसके बाद कुमार राकेश जी आप ही के पास आ रहा हूं। मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं क्योंकि लगातार इस विषय पर बैठती हूं तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी थोड़ा बोल लूं, फिर आप, बहुत सारे मेहमान हैं, मैं अपनी बात ले रख पाऊंगी। दूसरी चीज ये, असद जी ठीक है, आप बिल्कुल ट्रेनिंग दीजिए, तमाम चीजें करिए, लेकिन एक बात बताइए ना, आज जो हालात पाकिस्तान के हैं, आज जो हालात बांग्लादेश के हैं, और जो प्लानिंग एक तालमेल के साथ हो रही है, कभी संबंध बहुत अच्छे भारत बांग्लादेश के भी रहे हैं, आप ये भी समझिए, क्या नहीं रहे हैं? आज इतनी कटुता कैसे आ रही है? कौन लोग हैं वो जो कटुता के पीछे जुड़े हुए हैं? ये समझना पड़ेगा। आप तालमेल रखिए, बात उसकी नहीं है, लेकिन सवाल तो जायज है ना कि सारी चीजें 53 इयर्स बाद अभी और इसी सिनेरियो, इसी बीच में क्यों? बात इतनी सी थी बस। तो ऐसे मत बोलिए कि भारत को मिर्ची लग रही है। भारत अपने स्टैंड पर निपटेगा, जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो सरकार निपटेगी। तो ऐसा किसी को मिर्ची किसी को नहीं लग रही सर, मिर्ची किसी को नहीं लग रही। ठीक है, वापस आऊंगी, 1 मिनट रुकिए, शिवानंद जी 1 सेकंड रुकिए, अभी 1 सेकंड रुकिए। कुमार राकेश जी कुछ कह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा। मैं असद भाई के कुछ बातों को मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि पता नहीं कहां किस स्कूल में इन्होंने ट्रेनिंग ली है कि कई झूठों का उन्होंने बयान किया। पाकिस्तान को समृद्ध बताया, पाकिस्तान के आईएसआई को सीआईए से मतलब विश्व का सबसे बड़ा एजेंसी बताया। उन्होंने भारत की कठपुतली सरकार अपने काउंटर किया राखी जी। फिर इनको ये शायद इतिहास भूल गए कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो बना था किस मत में बना था, और ये भी वो भूल गए कि मुक्ति वाहिनी का रोल क्या था। तो इन्होंने इतिहास, भूगोल, राजनीति, कल की, आज की, सबको घालमेल करके एक ऐसा कॉकटेल बनाने की कोशिश की और आपकी उस खबर का खंडन किया, कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं देने जा रहे। असद भाई को मानना है पाकिस्तान में जन्मे होंगे, लगता है आजाद पाकिस्तान के हिस्से हैं, तो इनका फर्ज बनता है एक पाकिस्तानी होने के नाते वो बात करने के, लेकिन एक आदर्श वैश्विक नागरिक होने के नाते इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो काम इनके अन्य नेता भी करते रहे हैं। पाकिस्तान में बड़े अच्छे नेता पैदा हुए हैं। मैंने प्रोफेसर हनीफ रामे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया है। तो मेरा मानना है असद भाई, सच बोलने से आपका मान घट नहीं जाएगा, सच स्वीकारने से मान घट नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो आज स्थिति है विश्व से छिपी नहीं है कि भीख मांगने पे भी भीख नहीं मिल रहा है। और लेकिन आज की तारीख में भी भारत जो है फिर भी तमाम आपके निगेटिविटी के बावजूद, तमाम विश्व भवन के बावजूद, भारत कहता है कि पहले आतंकवाद की बात खत्म करो, फिर बात करेंगे। पाकिस्तान वही देश है जहां पाकिस्तान की बोलती बंद थी जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने वहां कॉलर अंदर घुस के निकाला था। आज तक पाकिस्तान के हुक्मरान और जर्नलिस्टों की बोलती बंद है, वो उसको क्या कहेंगे? ऐसे कई सारी बातें हैं। असद भाई अब पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, तो सच बोलना चाहिए, भारत हो या पाकिस्तान हो, सच को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि आप ना सरकार के हिस्से हैं ना मैं सरकार का हिस्सा हूं। मेरा सिर्फ इससे आपसे इतनी अर्ज है, इतनी आरजू और कोई बात नहीं, सच स्वीकारना चाहिए। भाई अब घर में नहीं दाने अम्मा चली बुराने, भाई हमारे पास खाने को तो कुछ हो ना भाई। मेरा मुद्दा ये है असद भाई, मुद्दा ये है, सच को स्वीकारना चाहिए, इतिहास को स्वीकारना चाहिए। कुमार राकेश जी वो कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं और उनका रिप्लाई आ जाए, क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए भी जुड़े हैं। 22% हिंदू थे, 2% बच गए हैं, इस पे बोलना चाहिए आपको। वही बांग्लादेश की स्थिति है। कुमार राकेश जी वो जवाब देना चाहते हैं क्योंकि बहुत कम समय के लिए जुड़े हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं एक बार उनको भी सुन ले। प्लीज। हाँ सच जी बोलिए। अपने प्रोग्राम के लिए भी जाना है, उससे पहले सिर्फ मैं ये आपने जो दहशतगर्दी का एक इल्जाम लगाया, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुलभूषण यादव जो है वो पाकिस्तान से पकड़े गए, भारत दहशतगर्दी कर रहा था। कनाडा जो है उसका तनाजा भारत के साथ है, भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या बोला किया है, क्या बोला यादव के बारे में? आप कबूतर की तरह आंखें बंद करेंगे तो फिर यही हशर होगा जो बांग्लादेश में कबूतर का आंखें पाकिस्तान आंख बंद कर रहा है मेरे भाई।
आपकी 50 साल की मेहनत बांग्लादेश में रायगा गई है, तो उसका जिम्मेदार भैया वहां तो वह पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान के जाने के कारण बांग्लादेशी अलग हुए थे। आज उसको भाई बताने शर्म आनी चाहिए आपको। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की बात हो रही है यहाँ पे, वो पूर्वी है और अब पश्चिमी है। और बांटने वालों जो बांटा था, शायद आपके जो भी आपके पूर्वज होंगे, जो पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, वो इस चीज को समझते होंगे या समझाया होगा आपने। कहाँ पूर्वी पाकिस्तान, कहाँ पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों का मतलब नहीं था। बांटने वालों ने कैसे बांटा था, भूगोल आप देख लीजिए, नक्शा देख लीजिए। असद भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप तो बांटने वाले भारत के बनाने वालों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपको पाकिस्तान कहां से बर्दाश्त होगा? अगर मैं अगेन अरे भैया जो देश को भुगता है, मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो अपना कष्ट बोलूंगा ना। ये मेरा कष्ट तो है, मेरा कष्ट है। बांग्लादेश में आपने क्या किया? आप जो बांग्लादेश को स्वार्थ दिखा रहे हैं, आपके अत्याचार से, पाकिस्तान के अत्याचार से ही आक्रमित होकर के बांग्लादेश बनाया गया था। ये क्यों भूल जाते हैं आप? परेशानी आपकी चिंता है जी, हमारा मसला नहीं है। आप बांग्लादेशी अवाम से दुश्मनी पे क्यों उतर आए हैं? दो दुश्मनी वाली बात नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ ही कूद रहे हैं भाई साहब। अरे मुझे तो एक बात बड़ी ताज्जुब लग रही है असद जी, ऐसे मत बोलिए कि भारत जो है दुश्मनी पर उतर आया है। भारत तो कुछ बोल ही नहीं रहा है अभी, भारत तो चुप है अभी, आने दीजिए सबको। आपके लिए भी शांत है और आपके लिए भी भारत ने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए भी कोई टिप्पणी नहीं है, बांग्लादेश के लिए भी नहीं है। आप लोग और आप भारत सरकार को कठपुतली बता रहे हो, ये गलत है असद भाई। अरे असद भाई सच बोलो, आप सच्चाई सामने आने दो। आप 1 मिनट दे दो भारत को, पाकिस्तान नहीं दिखेगा। ये ऐसी बकवास बात शिवानंद जी, अब शिवानंद जी बात भारत पाकिस्तान के युद्ध की नहीं हो रही है कि हम उनको धमकी देने लगेंगे, आप 1 मिनट दे दो तो हम पाकिस्तान देख लेंगे। बात यहाँ हो रही है पाकिस्तान आर्मी की एंट्री की, उसको अलग डायरेक्शन में नहीं ले जाएं। उन्होंने क्या बोला है? भारत कठपुतली जैसा काम करे। कौन सा कठपुतली किया? ठीक है, तो मैंने उसका उनको जवाब दिया कि कठपुतली सरकार होती तो शेख हसीना वहीं होती और ये सिनेरियो ही नहीं होता। ये जवाब दे दिया मैंने उनको। बात कर रहे हैं, राखी जी ने बिल्कुल सही कहा, गलत है, बिल्कुल सही कहा। उसके हवाले कर दीजिए ना शेख हसीना को। क्यों छुपा रहे भैया? ऐसा है 20 तारीख के बाद चाइना पे टुकड़े पे 20 जनवरी के बाद फिर आपको प्रत्यर्पण संधि को रिविजिट होने दीजिए, जो भी उसके पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जाना होगा तो बकायदा बाइज्जत उनको बांग्लादेश रवाना किया जाएगा। प्रत्यर्पण संधि जो हुई थी, जो समझौता था भारत बांग्लादेश का, उसके अकॉर्डिंग यदि वो डिजर्व नहीं करती हैं या उनको सजा पहले नहीं हुई है, आरोप है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तो क्यों उनको फ्लाइट में बिठा के भेजा जाएगा? थोड़ा वेट तो करिए। कोई जानबूझ करके उनको यहाँ लेके नहीं आया कि उनको हमने यहाँ बिठा लिया है। हर चीज को समझना पड़ेगा। वो भारत में नहीं होने, उन्होंने बांग्लादेश पे हुक्मरानी की है, बांग्लादेश की अदालतों ने उनके मामले को देखना है। मोदी सरकार ने मत करो मेरे भाई, गलत झूठ कब तक बोलोगे? इंटरनेशनल कोर्ट में हम दावा करके हम कुलभूषण को रिहा कर देंगे, भारत लेके आएंगे आपसे आर्ग्यू कर रहा हूँ पूरी ताकत से। कुलभूषण जाधव उनको ऊपर अन्याय करके आप लोगों ने ये किया, लेकिन निर्दोष है वो। कुलभूषण जाधव को तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उनको अलग कर चुका है पाकिस्तान। शिवानंद जी, मैंने पहले भी बोला आप सिर्फ पर्टिकुलर पाकिस्तान के पीछे मत पड़े रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, उनकी बात उनको रख लेने दीजिए। हाँ सच जी बोलिए। दहशतगर्दों को मारा है, उन दहशतगर्दों को जिनको फंडिंग भारत करता है। अरे कुछ नहीं, कारगिल भूल गए क्या? 26/11 इधर बॉम्बे में अटैक किया क्या? शिवानंद जी पाक आर्मी बांग्लादेश जा रही है, क्यों जा रही है, क्या जरूरत है? वो बात रख रहे हैं। अब पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़ गए? हम आएंगे ना बाद में चर्चा पे, 1 मिनट रुकिए। बांग्लादेश को तो साइड ही कर दिया, आप उनके ही पीछे पड़ गए। मेहमान है, वो पक्ष रख रहे हैं, बोलने तो दीजिए उनको। अभी तो इनको मैं भाई बोल रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ भाई। उनको RTX देना ये सम्मान है, RTX सप्लाई करना सम्मान है। शिवानंद जी 1 सेकंड रुक जाइए, असद जी बोलिए। आई नीड टू गो। आज चले जाइए, इसी में भलाई है। आप तीड़ा आग करके देखो हम क्या करेंगे। नहीं सर प्लीज, आई ऑब्जेक्ट। गौरव जी आई ऑब्जेक्ट, वो सम्मानीय है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज, आप सब भी हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे मत बोलिए। असद जी प्लीज कंटिन्यू। गलत बयानी ना करें, उसके साथ वैसा ही बर्ताव होगा, चाहे वो कहीं का हो। हमारे देश को गलत बोलने वाले बैठे कुछ भी नहीं किया कर रहे हो पाकिस्तानी। शिवानंद जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत गलत बात है। असद जी मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंटिन्यू।
70% जिसके यहाँ ड्रॉप आउट है, बच्चे पढ़ने नहीं। चलिए, असद जी को जाना भी था, बहुत कम समय के लिए जुड़े थे और उनका मैं थैंक्स कर देती हूँ। हमारे साथ जुड़े, पाकिस्तान से इतनी उन्होंने बात रखी, लेकिन सोच रहे होंगे कि कहाँ उन्होंने कह दिया कि भारत को मिर्ची लगी। और आप सब लोग जो हैं, बिल्कुल सर ठीक है बोलना था, लेकिन चर्चा पाकिस्तान की भी थी और बांग्लादेश की भी थी। अब इसके मुख्य रूप से जो पहलू हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को आगे लेके जाएगा, किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और गौरव जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी राकेश जी, गौरव जी, क्योंकि आप समय भी मांग रहे थे बहुत देर से, क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए जुड़े थे, इसलिए उनसे पूरी बात करना बहुत जरूरी थी, क्योंकि पाक आर्मी उनकी ही आ रही थी। समय मांग रहे थे राकेश जी। हाँ ठीक है, इसीलिए अब जल्दी से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप सब लोगों को मैं सबसे पहले, आप लोग अपनी बात रख लेगा, फिर मैं अपने सवाल लूंगी। पहले आप अपनी बात रखिए, लेकिन मुझे ये बताइए भारत का क्या स्टैंड होगा। भारत अभी बिल्कुल शांत है और अभी किसी से कुछ नहीं कह रहा है। ये जो इनका घनिष्ठ संबंध और जो तालमेल बढ़ रहा है और इतने साल बाद इनको ये तमाम चीजों की जरूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बांग्लादेश ने, अगर सीधी भाषा में अगर हम कहें, तो अपने पिता यानी अपने अब्बू को बदल लिया है। और डीप स्टेट और CIA का जो प्लान था सेंट मार्टिन द्वीप को लेने का, उसके बाद से ये सारी कहानी शुरू हुई और बांग्लादेश में एक आर्टिफिशियल एजिटेशन खड़ा करके और चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया गया। और आज शेख हसीना जी भारत में हैं। ये बात सही है कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ, लेकिन उसके आर्टिकल 8 में बहुत साफ वर्णित है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर वो लागू नहीं होगी। इसलिए, और बांग्लादेश के अंदर में जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, वो एक पपेट सरकार है। और इस तरीके से, लेकिन इसका जो इम्प्लीकेशंस हैं वो मल्टीपल हैं। सिर्फ बांग्लादेश और भारत के ही दृष्टि से इसे देखना उचित नहीं है। इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इसमें टर्की इन्वॉल्व है, इसमें CIA इन्वॉल्व है, इसमें चीन इन्वॉल्व है, इसमें अराकान आर्मी इन्वॉल्व है, इसमें अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी इन्वॉल्व है। तो कई देशों के इंटरेस्ट इसमें टकरा रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रभावित होने वाला जो देश है वो भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत में आज एक ऐसी सरकार है जो हर फ्रंट पर इनको जवाब देने में सक्षम है और हर तरीके से सक्षम है। जिस भाषा में ये समझेंगे उस भाषा में सक्षम है। इसलिए हम बहुत जल्दीबाजी में नहीं हैं, इनके एक एक कदम को हम देख रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि इनकी मामूली सी गलती इनको भूगोल से गायब कर देगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा समय दीजिए, इनको थोड़ा समय दीजिए। अभी विश्व जियोपॉलिटिक्स थोड़ा चेंज होना है, 1 महीने के बाद स्थितियां और स्पष्ट होंगी। अभी तो अमेरिका से एक संदेश आया है कि भाई सब ये एट्रोसिटीज बंद करो। धीरे धीरे अभी तो नया प्रेम जागा है इनका। पुराना जो पाकिस्तान प्रेम है वो फिर जागृत हुआ है। 40 टन RDX भेज दिया है, वो 40 टन RDX गायब हो गया है। जो आतंकवादी थे, जो इनका मंत्री था पेंटू, वो जेल से रिहा किया गया 17 साल के बाद, सिर्फ इसी को डिजाइन करने के लिए कि कैसे पूर्वी भारत में स्थिति को खराब किया जाए, बिगाड़ा जाए। और वहीं अराकान आर्मी इनको कायदे से धो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये हावी हो जाएंगे किसी भी चीज में। इनके कोई भी खतरनाक मंसूबे अगर भारत पर थोड़ा भी अगर आंच आते हैं तो निश्चिंत रहिए राखी जी, इसका जवाब बहुत बुरी तरह से मिलने वाला है बांग्लादेश को। हाँ, हमारे लिए एक चुनौती है बढ़ती हुई हम अर्थव्यवस्था है। दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसको कैसे चुनौती मिले, कैसे उसको रोका जाए, उसके पीछे डीप स्टेट का एक ये प्लान है, एक ये प्रोग्राम है। क्योंकि आज भारत 22,000 करोड़ का आयुध दुनिया के अन्य देशों को बेच दिया। उन देशों को बेच दिया जो कभी उनके खरीदार हुआ करते थे। उनको पता है कि बांग्लादेश ने भी $500 बिलियन का सौदा किया था भारत के साथ आयुध का, और तमाम देश कर रहे हैं। और यह चुनौती उनको दिखाई दे रही थी। तो कैसे भारत को रोका जाए, जिस तरह से रशिया के साथ एक यूक्रेन का फ्रंट खोल दिया, जिस तरह से चाइना के साथ ताइवान का फ्रंट बना हुआ है, उसी तरह से भारत के साथ एक फ्रंट बांग्लादेश का खोल दिया। और ये ब्रिक्स की कंट्रीज जो हैं, किस तरीके से इनको डिसेबल किया जाए, किस तरीके से कमजोर किया जाए, जिससे इनके डॉलर की जो मोनोपोली है वो बरकरार रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जियोपॉलिटिक्स बदलती रहती है। भारत अब वो भारत नहीं है, 1971 वाला भारत नहीं है कि 93,000 सैनिक छोड़ करके और हम अपने 54 सैनिक नहीं वापस ले पाए। उस समय की तत्कालीन सरकार आज भी दुर्गा और आयरन लेडी का तमगा जरूर लगाती है, लेकिन हमारे 54 सैनिक कहां गए पाकिस्तान के कब्जे से, उनका पता लता नहीं चला। लेकिन आज हमारा एक अभिनंदन जाता है तो पाकिस्तान घुटनों के बल पर आकर वापस करता है।
बालाकोट में हम स्ट्राइक करते हैं, सफा चट होता है उसी बालाकोट में जहां अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को उठाया था और खत्म किया था, उसी धरती पर। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो बर्ड आई व्यू रखती है और हर फ्रंट पे बहुत चाक चौबंद है। अभी हमारे राज्यपाल बदले गए हैं। आंतरिक रूप से जो लोग हैं, हाँ, हम मानते हैं कि भारत में अंदर भी एक चुनौती चल रही है, उससे भी निपटना है और उससे निपटने के लिए हमारी देश की जनता सक्षम है, पर्याप्त है, उसको जवाब देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ विश्वास अटूट है। ठीक है गौरव जी। जीएस सोढ़ी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, शिवानंद जी इसके बाद आऊंगी मैं आपके पास। जीएस सोढ़ी जी, मुझे लगता है आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे से इसका एक डिस्क्रिप्शन जो मुझे लगता है जो एक मूल रूप से चर्चा है कि क्या भारत के लिए खतरे की घंटी है, यदि वाकई है तो भारत को किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे पॉइंट्स को हमने भी रखा है। ये पाक आर्मी की ट्रेनिंग से क्या कोई वाकई में कोई चीज बहुत बदलती हुई दिख रही है? 53 ईयर्स के बाद, इतने टाइम बाद ये तमाम ट्रेनिंग की जरूरत बांग्लादेश को क्यों है? रक्षा की दृष्टि से देखें तो कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं और क्या करने की जरूरत हो सकती है भारत को? जैन राखी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1905 में स्पेन के बड़े फिलोसोफर जॉर्ज सेंटियाना ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं उन्हें इतिहास दोहराना पड़ता है। 53 साल के बाद बांग्लादेश जिस तरह से पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया है, बांग्लादेश ने अपने इतिहास से सबक नहीं लिया है और जो 1971 और उससे पहले हुआ, जिसकी वजह से बांग्लादेश में लाखों लोगों की जान ली पाकिस्तानी सेना ने, कई औरतों का बलात्कार किया पाकिस्तानी सेना ने, वो दिन दोबारा बांग्लादेश में होगा। राखी जी, जहां तक आपका सवाल है, भारत के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि हम 5 अगस्त इस साल तक हम बात करते थे टू फ्रंट वॉर की, कि पाकिस्तान चीन मिलकर भारत पे 2035 पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। लेकिन 5 अगस्त को जब शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा और जिस तरह से बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान की जकड़ में आ गया है, अब हमें बात करनी चाहिए 3 फ्रंट वॉर के लिए। और 3 फ्रंट वॉर के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं आपके दर्शकों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा, जनरल MM नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने पिछले साल द प्रिंट में 7 अगस्त 2023 को एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए खतरा होगा। और अब 3 फ्रंट वॉर की बात करें तो ये खतरा बढ़ता है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हमें अपना रक्षा बजट को फौरन बढ़ाना होगा। दूसरा, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार लेने होंगे, क्योंकि आने वाले समय में ना बांग्लादेश, ना पाकिस्तान, ना चीन, इन तीनों देश पे हम भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है जीएस सोढ़ी जी, वापस आऊंगी। सौरभ जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। सौरभ जी, सबसे पहले तो अपनी बात रखिएगा, पर एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि विदेश मामलों के जानकार हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत को भी मैं साइड में इसलिए रख रही हूं क्योंकि सिर्फ हम उस परिदृश्य में बात करेंगे भारत को लेकर कि भारत के लिए एक क्या चुनौती जैसा हो सकता है। ये जो प्लानिंग्स हैं, ये जो RDX है, ये जो ट्रेनिंग है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, भारत को देखना पड़ेगा। क्योंकि एक संबंध तब तक बहुत अच्छे रहे जब तक शेख हसीना थी, उसके बाद से यूनुस के आने के बाद जो चीजें हो रही हैं, अब उनको शेख हसीना भी वापस चाहिए, उन्हें तमाम चीजें चाहिए, यहाँ पाक की ट्रेनिंग भी चाहिए। तो ये जो तालमेल बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका कितना प्रभाव भारत पर देखते हैं? राखी मैं काफी देर से प्रतीक्षा कर रहा था अपनी बारी आने के लिए, लेकिन अभी मैंने सोढ़ी साहब को भी सुना। सोढ़ी साहब की बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। और इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी एक बात स्वीकार की है, आप गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक नया फ्रंट खुल गया है, लेकिन ये नया फ्रंट आखिर खुला क्यों, इसकी जरूरत कैसे आन पड़ी? क्या हम इस फ्रंट को खुलने से रोक नहीं सकते थे? ये हमारी कामयाबी है या ये हमारी नाकामयाबी है? हमें इस बारे में भी विचार करना होगा। केवल आत्ममुग्धता में अपना ही तराना नहीं गाना होगा, हमें सोचना पड़ेगा। आप ये देखिए कि शेख हसीना कौन है? हमारा रिश्ता शेख हसीना के साथ है या फिर हमारा रिश्ता बांग्लादेश के साथ है? हमें किसके साथ में मजबूत साझेदारी रखनी है आगे भविष्य के लिए? क्योंकि शेख हसीना को आपने शरण दी, अब शेख हसीना को शरण देने के पीछे मकसद क्या रहा?
क्या कोई ये इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का रिश्तेदार तो होता नहीं, कोई मौसी का लड़का या ताऊ की लड़की, कोई इस प्रकार की रिश्तेदारी इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं होती। किसी से कुछ मिलता है, कोई लंबे समय की दूरगामी दूरदर्शिता होती है, तब जाकर कहीं इस तरह की राजनीतिक शरण दी जाती है। मैं कहता हूं कि ठीक है, आपने राजनीतिक शरण भी दे दी, उसके बाद में आपको बांग्लादेश के साथ में कैसे रिश्ते रखने हैं, ये सरकार को स्वयं तय करना पड़ेगा। देखिए, तत्काल में कुछ नहीं होगा, तत्काल में भले ही एक फ्रंट खुल जाए, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और मेरी नाराजगी या मेरा सवाल थोड़ा कांग्रेस प्रवक्ता महोदय से भी है। जब यहाँ इस मंच पर पाकिस्तान के पत्रकार आए थे तो उन्होंने भारत समर्थन में उनसे बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया और विचार ही नहीं किया कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। कांग्रेस इसी मामले में थोड़ा सा फेल हो जाती है। जहां पर राजनीतिक बात है वहां राजनीतिक बात की जानी चाहिए, जहां अंतरराष्ट्रीय बात है वहां अंतरराष्ट्रीय बात की जानी चाहिए। ठीक है, भारत के प्रति हमारी निष्ठा है, हमारी श्रद्धा है, और हम भारत जी, आप मेरी तो भारत को कोई गाली दे आपको पसंद आएगा? नहीं, भारत के बारे में उन्होंने बोल रहा है, आपको कैसे स्वीकार करेंगे? आप कैसे स्वीकार करेंगे? देख रहे थे, आप सौदा कर सकते हैं क्या भारत का? इस तरह की बात कैसे आप कर सकते हैं दुबे जी? आपको इस बात का लाइसेंस नहीं मिल सकता कुछ भी भारत को कोई बैठ करके गाली दे उसको सुना जाएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, एक मिनट में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। जहां तक असद जी की बात थी, उनको मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से जवाब दे चुकी थी। जहां पर उन्होंने कठपुतली बोला, जहां उन्होंने भारत को मिर्ची बोला, उसका जवाब मैंने उनको तुरंत दे दिया था, वो मेरा अधिकार था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम उनका अपमान भी करें। ठीक है, अब क्योंकि सौरभ जी का अपना मत हो सकता है, उनको लगा कि शिवानंद जी की बात ऐसी ठीक नहीं थी, इसलिए वो बात कर रहे हैं। आपस में झगड़ा मत करिए प्लीज। सरकार के प्रवक्ता नहीं है और मैं भी मात्र एक पत्रकार हूं, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, आप भी सरकार के प्रवक्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले चाहें तो वो सरकार का पक्ष आप कुछ भी रहिए, लेकिन भारत का विरोध मत करिए। भारत का विरोध स्वीकार नहीं है। जो करेगा उसको कोई नहीं सहेगा भारत के विरोध में। गौरव जी और शिवानंद जी, सौरभ जी विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भी भारतीय भारत से ही जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, कहीं और से नहीं बैठे। वो उनका अपना मत है, उनको ऐसा फील हुआ कि ऐसी वर्ड्स नहीं जाने थे, कोई बाहर से गेस्ट बैठा है, तो वो ये कह रहे हैं। हम सबकी निष्ठा है। अंतर्राष्ट्रीय मामले में देश सर्वोत्तम होता है, देश सर्वश्रेष्ठ होता है। यहाँ बाहरी मेहमान नहीं बैठा हुआ है। हम सभी सौरभ जी को मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश सर्वप्रथम होता है। अगर हमारे देश की निष्ठा का प्रश्न होगा तो फिर हम डटकर खड़े होंगे, किसी भी दुश्मन के सामने खड़े होंगे और करारा जवाब पाकिस्तान के एजेंट क्या दुबे जी क्यों दर्द हो रहा है? पाकिस्तान के एजेंट पाकिस्तान की तरफ हमारे विरोधी है, लेकिन सही जवाब किया क्या? अरे शिवानंद कांग्रेस के बारे में बोलने का कोई अधिकार शिवानंद जी बात सुन लीजिए। शिवानंद जी, पाकिस्तान के एजेंट बन के बैठे हैं, आप हमको सलाह मत दीजिए। आपका मत जो भी है राखी जी से बात कीजिए, हमारे से सलाह मत दीजिए। हम शिवानंद जी, ये आप कम से कम आप तो भाजपा ही ना बनिए और भारतीय बने तो वो बुराई है, वो भाजपा ही होगा। बीजेपी चलिए एक मिनट रुक जाइए। चलिए सौरभ जी एक सेकंड रुक जाइए। शायद आपकी बात को वो जिस तरह से समझ पा रहे हैं, ठीक है, उनको लग रहा होगा। और भारत, मैंने बार बार बोल रही हूँ, मैं ऑलरेडी असद जी को जवाब दे चुकी थी। प्लीज अब हम इस पॉइंट पर आए कि हमारे भारत के लिए क्या है। शिवानंद जी, अभी आपका टर्न है, अब आप बोल लीजिए, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिए। राखी जी ने सही जवाब दिया है, सही जवाब दिया जगह पे। ये ऐसा पाकिस्तान एजेंट चैनल पे नहीं बताइए राखी जी। किसको बोल रहे हैं आप शिवानंद जी, किसको बोल रहे हैं आप पाकिस्तान का एजेंट? मैं बार बार बोल रही हूँ, सौरभ जी भी भारतीय हैं, भारत से जुड़े विदेश मामलों के जानकार है, वो पाकिस्तान से नहीं बैठे हैं। जो पाकिस्तान से बैठ के यहाँ पर कठपुतली और दुनिया भर की बातें कर रहा था, उनको जवाब दे दिया मैंने, उनसे कई सारी चीजें पूछी भी थी। राखी जी इस मामले में सैल्यूट है आपको। हाँ सर, थैंक यू। अब जल्दी से बोलिए, आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया बाकी है। कुछ कहना और चाहते हैं शिवानंद जी? कोई मनभेद अगर है तो अभी है सौरभ जी अपने विचार बदलिए। सौरभ जी आप पर्सनल मत जाइए सर, पर्सनल मत जाइए। भारत माता की नहीं है शिवानंद जी।
शिवानंद जी एक बार भारत माता की जय हो बोलिए सर। शिवानंद जी गौर फरमाइए। सर आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी है अब कि आप लोग, हम कितने महत्वपूर्ण विषय पे आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको आप ऐसा कर रहे हैं कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बोलेंगे? सब बोलेंगे, जय हिंद भी बोलेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे। लेकिन अभी वो जो आर्मी आ रही है बांग्लादेश में, वो क्या कर सकती है भारत के साथ, वो तो देखिए। माता की जय नहीं बोल आप कहेंगे वो आप, मैं नहीं करूंगा। अपनी हद में रहिए शिवानंद जी, आप हद में रहिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कीजिए, एंकर की तरह व्यवहार मत कीजिए। और आप एंकर नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो क्या देशद्रोही की द्रोहिता की बात करें? अरे भैया आप इस तरह ये से बीजेपी कांग्रेस आज कौन सा वाला रिश्ता निभा रहे, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आप सब लोग कौन से रिश्ते में हैं? पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा बोलिए ना। जब पाकिस्तान आदमी बैठ के भारत के बारे में बात सुन रहे तो अच्छा शिवानंद जी, चलिए मेरा एक सवाल है, प्लीज जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए। सौरभ जी एक सेकंड प्लीज आप मेरी बात को समझिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक सेकंड सौरभ जी, प्लीज एक सेकंड, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बहुत सारे प्लीज हो गए। शिवानंद जी एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। अब सौरभ जी पे मत जाइए, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। भारत सरकार को इस वक्त क्या करना चाहिए? ये जो पाक आर्मी जा रही है इतने समय बाद, आप उसको कैसे लेते हैं? राजनीतिक दल भी हैं, देश के नागरिक भी हैं, कैसे इस विषय को समझते हैं? देखिए चैनल के माध्यम से राखी जी आपको सैल्यूट है और भारत माता की जय हो। और दूसरी बात, भारत थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। शेख हसीना को हम इधर इंडिया में रखे एक खतरे की घंटी है, तो अपने को पूरी तरह से चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि इतना इजी नहीं है। भारत देश आज 21वें शतक में जा रहे हैं, तो हम पूरी तरह से पाकिस्तान से या बांग्लादेश पे नजर रखना चाहिए। इनको जो फंडिंग हो रहे चाइना से हो रहे, बाहर और 2-3 कंट्री से पैसा आ रहे हैं, तो इसलिए भारत देश चौकन्ना रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। एक दूसरी बात, सौरभ जी का मेरा कोई तकरार नहीं, कोई भी सौरभ जी, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर। एक ही बात है, आप छोटा सा मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप बुरा मत मानिए, भारत माता की जय एक बार बोलिए, बस हो गया। आपसे मेरा क्या है सर? शिवानंद जी सर से सौरभ सर तो हमेशा आएंगे अपन जय हिंद और भारत माता की जय क्लोजिंग के टाइम पे करेंगे। सर मेरा समय निकल जाएगा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए। क्या घट जाएगा? सही बोल रहे हैं शिवानंद जी। इनको तो 5 बार बोल देना चाहिए। पर्सनल ईगो पे ले लिए हैं सौरभ जी। शिवानंद जी सर शिवानंद जी, आपको मैं राम राम भी करूंगा, आपको मैं सीताराम भी करूंगा, आपको मैं राधे श्याम भी करूंगा, आपको मैं जय वीर हनुमान भी बोलूंगा, आपको मैं हर हर महादेव भी बोलूंगा, आपको मैं सब कुछ बोलूंगा। ये जो राजनीति है ना, इसमें भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये भारत माता की जय बोली ना सौरभ सर। सर आप लोग छोटे से बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, तुम ये बोलो वरना मैं बोलने नहीं दूंगा। वो ये नहीं बोलेंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। सर हम सब बोलते हैं भारत माता की जय, ठीक है प्लीज। अब आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए। मिस्टर शिवानंद, मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन ये आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है। आप तर्क के आधार पर अपने पक्ष को रखिए, आप अनायासी बहस में मत उलझिए। मेरा कोई आपसे व्यक्तिगत मतभेद तो है नहीं। मेरा भी नहीं सौरभ सर, सिर्फ मैं इतना बोला भारत माता की जय बोलिए, बस दूसरा क्या है बताइए। आप लोगों को मैं बिठाऊंगी, एक अलग से चर्चा रखूंगी और उसमें हम देखेंगे कौन सच्चा भक्त है, भारत को लेके बात करेंगे। हम फिर से असद जी को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, हम उस चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ जाने दीजिए। आरपी श्रीवास्तव जी, पाकिस्तानियों को मत बुलाइए राखी जी। सर जरूरी है, भारत बांग्लादेश की बात होगी तो पाकिस्तान भी तो बोलेगा ना। आर्मी तो उन्हीं की जा रही है, क्यों नहीं आएंगे? सीधा बोलेंगे तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो अच्छी बात है, वो बोलेंगे तो जवाब देने के लिए। गौरव जी आपसे पहले मैं बैठी हूँ, मैं भी भारतीय हूँ, मैं बैठी हूँ। आपने जवाब दिया बहुत सही, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, जबरदस्त जवाब दिया, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं बाउंसर हो गया, उसकी समझ उतनी थी नहीं। तो उनकी समझ नहीं थी तो आपने भी तो उनको बेबाकी से बोल दिया, जाने में ही भलाई है। सर थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को। शिवानंद जी उसको जानकारी, यहाँ बैठ के जो गलत बात करेगा उसके लिए सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उनको समझूंगी, बाकी फिर आप लोग समझते रहिए। चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, कब बाहर आ जाएगा?
सर मैं उनसे लग रहा है सवाल ही कि नहीं ले पता पाऊंगी, नहीं मुझे क्या सिर्फ प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी श्रीवास्तव जी की। 2 मिनट तो रुक जाइए। आरपी श्रीवास्तव जी, बांग्लादेश जिस तरीके से चर्चा में आज हम बैठे हैं, बांग्लादेश में पाक आर्मी की एंट्री भारत के लिए खतरे की घंटी, बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं। सोनी जी ने एक बात कहा, खतरे की घंटी है, ध्यान रखना पड़ेगा बहुत सारी चीजों का। क्या मानते हैं आप? देखिए राखी जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जिस तरह के जो हालात हैं बांग्लादेश के, उनकी तरफ थोड़ा देखने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि जिस तरह से शेख हसीना के हटने के बाद यूनुस सरकार है और उन्होंने अभी देखिए प्रत्यर्पण के लिए भी भेजा भारत को, उसके बाद पाक आर्मी के साथ उनका जो है ट्रेनिंग चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों को आपने डिटेल में बताया कि ये सारी बहुत सारे हथियार, गोला बारूद, RDX वगैरह भेजा गया है। आप देखिए हमको अभी एक फ्रंट पर और जूझना पड़ेगा। हम पाकिस्तान के आतंकवाद से ऑलरेडी हम रूबरू हो रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारी मजबूत सरकार ने उनका काफ़ी कड़ा जवाब दिया है, लेकिन एक फ्रंट और खुलता नज़र आ रहा है। शायद अगर इस तरह का फ्रंट होता, जब 71 की बात करिए आप, 71 में जब वहाँ पर मुक्ति वाहिनी का जो आंदोलन हुआ, उसके बाद जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था, पूरी पाकिस्तान का पाकिस्तान नाम ही मिट गया और वो बांग्लादेश हो गया। आज जिस तरह से कट्टरपंथियों के हवाले और जो सारी चीज़ें वहाँ पर हुई, जैसे आप मान के चलिए जो पाकिस्तानी जमात के लोग हैं और बांग्लादेश के जमात के लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरह से सत्ता से उनको शेख हसीना को हटाया, और पिछले 53 सालों से आप देखेंगी वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार थी। भारत और उसके रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें लगता है कि इस तरह की अगर गठजोड़ होगा, जो हमें रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से काफ़ी खतरनाक माना जा सकता है, इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अपने देश में बहुत सारी बातें करते हैं, हम सारे देशवासी हैं और हम अपने देश के बारे में सोचना हमारा धर्म है, लेकिन एक चीज़ और भी हम भूल जाते हैं। जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से कटा हुआ था, आज 53 सालों के बाद उनका प्रेम जाग उठा और आज वहाँ पर वो जो है सीधे पाक आर्मी जो है उसमें हिस्सा ले रही है। उसके लिए भले ही वो अवैध सरकार हो, लेकिन यूनुस सरकार ने उनको न्योता दिया और कितनी तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है। साल भर में वहाँ चुनाव होने वाले हैं, साल भर के भीतर क्या घटनाक्रम होगा, इसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हम सारे लोग जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, भारत को चिंता करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि भारत, देखिए सारे पड़ोसी मुल्क हैं। हम अभी ये कहें कि हम जो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे और पड़ोस में आगे व्यवस्था जमा लेंगे, ये वही अमेरिका 1971 में है जिसने 7वां जहाजी बेड़ा भेज दिया था। तो हमें अपने रिश्ते सुधारने की ज़रूरत है और एक सुधरे हुए रिश्ते में वहाँ पर एक सरकार चली गई और उन कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई जिनका सीधा संबंध पाकिस्तान से है। तो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। जहाँ तक चाइना की एंट्री की बात है, जहाँ सारी चीज़ों की बात है, अभी सोनी जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमें पहले 2 फ्रंट पर लड़ना था, अब हमें 3 फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। हम मजबूत हैं, हम एक मजबूत देश हैं, हम जब चाहें जब, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें मौका दीजिए, हम जो है उसका जो है नक्शे से बाहर कर देंगे। लेकिन सवाल है कि नक्शे से बाहर करने के लिए हमको कितना जो है उसकी जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं से 3री पर आने वाली है, हो सकता है हम आने वाले समय में और आगे जा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे समय में ज़रूर कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्ते भारत को सोचना होगा और हमारी सरकार को सोचना होगा। और हमें लगता है कि सक्षम सरकार, जिस तरह से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गौरव जी कि हमारी सक्षम सरकार है, हम भी मानते हैं कि हमारी सक्षम सरकार है। हमारे देश की कभी भी अक्षम सरकारें नहीं रही हैं, हमेशा जवाब दिए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आज की डेट में इन लोगों को निश्चित रूप से हम सक्षम हैं, लेकिन हम कूटनीतिक रणनीतिक रूप से इस बात को समझना होगा। क्या ज़रूरत थी जब एक अवैध सरकार है जिसको कोई भी बहुमत नहीं, अंतरिम सरकार है, वहाँ अपना सचिव भेजने की ज़रूरत क्या थी? क्या रिश्ता था? उसको क्यों भेजें हम? लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि अब हमें बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और सोडी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे सारे पैनलिस्ट लगभग सारे लोग इसी बात पर हैं कि सबको चिंता भी होनी चाहिए कि हमें इस मामले में ज़रूर कोई न कोई रास्ता सरकार को बड़ी तेज़ी से लेना पड़ेगा, ताकि 1 साल का जो समय है उसके पहले कुछ न कुछ फैसला सरकार को करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए समय की सीमा है, आप में से जो लोग जल्दी से अपनी बात रखना चाहते हैं अपनी बात रखिएगा। कुमार राकेश जी, पहले आप अपनी बात जल्दी से रख लीजिए। नहीं, बात तो बहुत कुछ सारी कुछ हो ही गई यहाँ पे, और सबने यहाँ भारत सोडी जी से लेकर के अपने शिवानंद जी और गौरव जी और श्रीवास्तव जी सबने भारत माता की जय बोला, लेकिन हमारे सौरभ जी ने बोलने में कष्ट हुआ, पता नहीं क्यों वो बोला। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुद्दा ये है कि अभी जैसा कि श्रीवास्तव जी ने कहा और सोडी जी ने कहा,
और सब बात हाँ, यही लो, है। एक मिनट भारत जो है जो सौरभ जी की बात को मैं ऐड कर देता हूँ कि वो जो आप बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस की गड़बड़ी है, ऐसा है, वो गड़बड़ी नहीं है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों के 3-4 ऐसे सूत्र मिले हैं जहां भारत फूक फूक करके कदम रख रहा है। भारत चौकन्ना है, भारत सतर्क है, एक एक घटना पे पैनी नजर है। अभी जो गौरव जी ने एक शब्द बोला था, सेंट मार्टिन लैंड, अराकान आर्मी, आने वाले दिनों में आपको इस शब्द से जुड़े कई डेवलपमेंट सुनने को मिलेंगे और आपकी बाँछें खिल जाएंगी कि भारत सरकार कितनी गहराई से शिद्दत से इस काम में लगी हुई है। बहरहाल जो पाकिस्तान जो नौटंकी है या बांग्लादेश नौटंकी करने की कोशिश कर रहा है, दोनों की अपनी औकात नहीं है। भुखमरी की कगार पे बांग्लादेश पहुंच गया है, पाकिस्तान को भीख मांगे नहीं मिल रहा है, तो ठीक है। लेकिन सभी जो भी पैनल बैठे हैं, हम भारतीय हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, सभी लोग हैं। सौरभ जी को भी मैं राष्ट्र विरोधी नहीं बोलता, थोड़ा सा विचारों का इधर उधर हो जाता है, लेकिन रहेंगे तो भारत में ऐसे कई टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं भारत में, अपने को रहते हैं, भारत में रहते हैं, खाते पीते, वो अलग मामला है। लेकिन मुद्दा ये है कि भारत जो है नजर रखे हुए हैं, और बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूं, तमाम सूत्रों का आधार में बोल रहा हूं, तमाम तैयारियों के मद्देनजर बोल रहा हूं। लेकिन फिर भी जैसे कि आर्मी, हमारे रक्षा विषयक सोढ़ी साहब हैं, आर्मी वाले ऑलवेज 24/7 अलर्ट रहते हैं, भारत सरकार भी अलर्ट है, अलर्ट रहेगी, और आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा समाधान बांग्लादेश का मॉडल निकलेगा। कुमार राकेश जी, रोकेंगे मैं ऐतिहासिक डेट बोल रहा हूँ 20 जनवरी, उसके बाद देखिए कितनी फिजाएं बदलेगी। बिल्कुल। जय सोढ़ी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी, जल्दी से अपनी बात रखिए। राखी जी, मैं दो छोटी बातें करूंगा। सबसे पहले स्वदेश न्यूज और आपको मेरा नमन और सलाम कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट सामरिक बात और सारे पैनलिस्ट ने इतनी अच्छी तरह से रखी। अधिकतर भारत के चैनल बांग्लादेश में दो धर्म का युद्ध दिखा रहे हैं, लेकिन वो धर्म का युद्ध बहुत छोटा हिस्सा है। जो बड़ा हिस्सा है वो सामरिक मुद्दा है, जो कि आज बहुत अच्छा कवर हुआ। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपका अंतरराष्ट्रीय चैनल है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, करोड़ों लोग देखते हैं। मैं बांग्लादेश के युवाओं से अनुरोध करूंगा कि वो किताब पढ़ें जिसका नाम है द ब्लड टेलीग्राम, जो गैरी बास ने लिखी है। और बांग्लादेश के युवा जब ये किताब पढ़ेंगे, उनके होश उड़ जाएंगे जान के कि तब 1971 उससे पहले बांग्लादेश में क्या हुआ था। आज चीन और पाकिस्तान की बनाए हुए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से बांग्लादेश के युवाओं को गुमराह कर दिया, लेकिन ये किताब पढ़ के उन्हें हकीकत पता चलेगी कि कैसे भारत की मदद के लिए आया था। बहुत बड़ी बात। ठीक है, समय भी हो गया है और इस चर्चा को मुझे रोकना होगा। हाँ, सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, बोलिए जल्दी से। बस एक बात मैं कहना चाहूंगा, बस इतनी सी बात है कि हम पाकिस्तान, हम जहां पर जो अभी शेख हसीना को शरण दे रखे हैं, तो सरकार को या ये स्पष्ट करना चाहिए कि हमने शेख हसीना को शरण दी है तो हमारे पीछे, उसके पीछे क्या राजनीतिक हित हैं। क्योंकि देखिए, शेख हसीना पर आरोप लग चुके हैं भ्रष्टाचार के, हम माने वो आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं हमें नहीं मालूम। की भाषा बोल रहे हैं सौरभ जी, एक्सेप्टेबल नहीं है। आप मुझे बात करने दीजिए। मैं नहीं सौरभ जी, नहीं, सॉरी, आपकी लाइन ऑफ एक्शन समझ में आ गई है। सौरभ जी, पहले आप देखिए प्लीज, समय की सीमा है। कुमार राकेश जी और गौरव जी, प्लीज, मैंने पहले ही कहा उनके विचार ये हो सकते हैं, उन्हें भी अपना राइट है बात करने का, बोलने दीजिए प्लीज, ऐसे मत करिए आप लोग। वो नहीं चलेगा। नमस्कार, भारत माता की जय। लेकिन आप लोग पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान जाइए, वहां से ट्रेनिंग लीजिए। चलिए मुझे रोकना होगा और समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बांग्लादेश में पाक आर्मी की एंट्री भारत के लिए खतरे की घंटी है, बिल्कुल। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं खतरे की घंटी है, और क्यों है? क्योंकि आप ठीक है, जहां पर भारत का कद है वहां बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत अलग है। वो बराबरी आप नहीं कर पाएंगे, उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। जिस तरीके से ये तमाम चीजें इतने टाइम बाद आज हो रही हैं, इसलिए भारत को एक अपनी तैयारी रखनी होगी, अलर्ट रहना होगा। ठीक है, हम कहते हैं युद्ध के स्तर पे ना सही, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी यदि नुकसान पहुंचाने की कोशिश है तो उसके लिए भी चौकन्ने रहने की जरूरत है। देखिए आने वाले समय में और क्या चीजें अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि एक मुद्दा है, उस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।